Yes, hello students. Welcome you all again to the next session of English Gold. Let's without any waste of time start the class. Yes, Avinash, Somesh, Chandrapal, Abhishek, good evening all. Okay, let's start the class. Yes, Sudhanshu, Avinash, Vikash, Nitesh, good evening everybody. Okay, let's start the class. लेट्स हैव अ रिकैप इन द सेंस कल जो हमने पढ़ा था. एंड यस वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, बहुत काफी सारे स्टूडेंट्स का आया डाउट्स नहीं, क्वेरीज आए बच्चों ने बोला कि मैम और भी हिंदी कर दीजिए. ठीक है, और एक दो चीज याद रखना है ना, जो इंग्लिश के सेंटेंस है उसे तो मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी, उसके बाद फिर हिंदी करूंगी. तो जो हमारे हिंदी डिमांड करने वाले बच्चे हैं ना, उसे परेशान नहीं होना है. ये नहीं सोचना ना कि मैं इंग्लिश में कोई और बात बोल रही हूँ. जो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ उसे ही मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ. तो नो नीड टू वरी. इंग्लिश तो करनी है, उसको मैं आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी करूंगी. और ये कोशिश करना है ना आपको. ठीक है, ये कोशिश करना है कि जितना ज्यादा आप टीचर से इंग्लिश सुनेंगे, उतना ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा कॉम्प्रिहेंशन बनाने में, उतना ज्यादा हेल्प करेगा क्लोज टेस्ट बनाने में. ठीक है, मैं हिंदी करूंगी, नो नीड टू वरी. हिंदी ऑल्सो आई डू इंग्लिश ऑल्सो. तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि इंग्लिश में मैं कुछ और बोल रही हूँ. वही बात, इंग्लिश वाली बात को मैं हिंदी में रिपीट करती हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन. ठीक है, अभी थोड़ा सा कर लेते हैं. मे बी सम स्टूडेंट्स जो लास्ट क्लास नहीं होंगे, यस्टरडे कल नहीं आए होंगे, उसके लिए थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ. एंड देन विल स्टार्ट विद द सेशन. हमारा सेशन मैंने पहले ही बताया, आपका वोकैब से स्टार्ट होगा. कल हमने वोकैब का दो वर्ड किया था. एक हमने अबंडेंट किया था. अबंडेंट का हिंदी मैंने प्रचुर बताया था, जरूरत से ज्यादा. और आई थिंक एक वर्ड हमने क्या किया था, एब्रोगेट किया था. ठीक है, यस्टरडे वी हैड डन टू वर्ड्स, एक था अबंडेंट और दूसरा था एब्रोगेट. अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, जरूरत से ज्यादा. और एब्रोगेट का मतलब है खारिज करना, जिसका हमने बहुत सारे वर्ड्स किए थे. सो लेट अस स्टार्ट विद सम अदर वर्ड्स. कुछ और भी वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो. आई थिंक कल मैंने जो वर्ड दिया था, सबने पढ़ा होगा. इतना तो भरोसा कर सकती हूँ ना, क्योंकि बिना वर्ड पढ़े नहीं आना है. ठीक है, वर्ड्स को याद करते रहना है कि एज सून एज मैं ए सीरीज का वर्ड खत्म करूंगी ना. ठीक है, व्हाट डिड आई टेल यू यस्टरडे, कल मैंने आपको क्या बोला था कि मैं ए सीरीज का करीब आपको 30 से 35 वर्ड्स दूंगी. और आई अश्योर यू कि उतना वर्ड्स आपके लिए काफी है. ए सीरीज का 30 से 35 वर्ड्स दूंगी, और लास्ट में आई गिव यू अ टेस्ट. ठीक है, वो टेस्ट, और मैं आपका टेस्ट लेते जाऊंगी, जैसे जैसे ए बी सीरीज होते जाएगा मैं आपका टेस्ट लेते जाऊंगी, सो दैट मुझे भी तो पता चले कि आप कितना कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, टेस्ट मिलेगा आपको, बट ध्यान रखना है कि एवरी डे यू हैव टू लर्न द वर्ड्स. मेमोराइज करना है, ऐसा नहीं है कि वर्ड्स को पाइल अप करना है, लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद अनदर वर्ड. दूसरे वर्ड से स्टार्ट करते हैं. एक वर्ड मैंने वर्ड स्टार्ट किया, लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड एसिडुअस. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद एसिडुअस. ओके, सारे पढ़ लिया था. यस सुधांशु, वेरी गुड, सारा पढ़ लिया था. एसिडुअस. एंड देन आपके दिमाग में प्रॉब्लम आएगा ना कि एसिडुअस को कैसे याद रखा जाए. कुछ नहीं करना है, एसिडुअस वर्ड को याद रखो एस से. ठीक है, एंड होपफुली सबको एस का मतलब क्या है पता ही होगा. एस इज डोंकी. और हमारा जो डोंकी है, ये अभिषेक राणा मैम, एब्रोगेट का एंटोनिम सैंक्शन भी हो सकता है, ये सैंक्शन भी हो सकता है. एस इज डोंकी, और डोंकी इज नोन फॉर टू थिंग्स. डोंकी दो चीज के लिए जाना जाता है. एक तो डोंकी क्या होता है, वन डोंकी. एक हम डोंकी को जानते हैं किस लिए, डोंकी इज नोन फॉर इट्स हार्ड वर्क. डोंकी बहुत कड़ी मेहनत करता है. कभी कभी आप बोलते हो ना कि मुझसे गधे की तरह काम करवाया जा रहा है, बहुत हार्ड वर्क करवाया जा रहा है. और एक एस किस लिए जाना जाता है, अपने फुलिशनेस के लिए. ये भी आप बोलते हो गधे की तरह मूर्ख है, तो एस को हम दो चीज से रिलेट कर सकते हैं, एक तो कड़ी मेहनत से और एक उसकी मूर्खता से. ठीक है, तो ये जो हमारा एसिडुअस वर्ड है, सबसे पहले याद रखना है. जैसे लास्ट क्लास मुझे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आप वर्ड के साथ साथ ये भी बताते जाइए
कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है और कौन सा वर्ड नाउन है या कौन सा वर्ड वर्ब है। जो एसिडुअस है ना, थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। जो भी वर्ड ओ यू एस से एंड हो, ओके, द वर्ड्स एंडिंग विथ ओ यू एस, दे आर जनरली एडजेक्टिव। तो एसिडुअस का मतलब क्या है? मेहनती। मेहनती वर्ड किसी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये मेहनती क्या है? सो दिस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव। ओके, अब हम इसका सिनोनिम्स करते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स ऑल्सो वी विल डू, और देखेंगे कि इसे याद कैसे करना है। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, दैट इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग तो सबको पता होगा, एक कॉमन वर्ड है। हार्ड वर्किंग का मतलब सब जानते होंगे। और क्या हो सकता है? एसिडुअस। एसिडुअस का एक और मतलब जा सकता है ना, आप ये बोल सकते हो सेड्यूलस। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखते जा रही हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे याद रखना है। ठीक है, डिलीजेंट, वी हैव द वर्ड। ये मैं आपको सिनोनिम्स दे रही हूँ, समानार्थक इसके। आपके एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एसिडुअस का हार्ड वर्किंग ही आए, सेडुलस आ सकता है, डिलीजेंट आ सकता है। देन यू हैव द वर्ड इंडस्ट्रियस। देन यू हैव द वर्ड टॉयलसम, पेन्स टेकिंग। देन यू हैव द वर्ड आर्डुअस। ओके, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, टॉयलसम, पेन्स टेकिंग, ये सारे वर्ड्स मेहनती के लिए है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। कैसे कैसे इसको याद रखना है? हार्ड वर्किंग तो सबको पता है। व्हाट इज शेड्यूलस? शेड्यूलस वर्ड को कैसे याद रखोगे? शेड्यूलस वर्ड को लिंक कर दो शेड्यूल से। ओके, द वर्ड शेड्यूलस कैन बी लिंक्ड विथ शेड्यूल। शेड्यूल मतलब जो शेड्यूल के अनुसार काम करते हैं वो मेहनती होते हैं। तो शेड्यूलस का मतलब भी होता है मेहनती। एंड व्हाट इज डिलीजेंट? डिलीजेंट को बीच से तोड़ दो। दिस इज दिल्ली और दिस इज जन। दिल्ली के जन, दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट, ये मैंने ऐसे बोल दिया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। वो तो मैंने निमोनिक में लिंक करने के लिए बोल दिया। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब है दिल्ली, दिस इज दिल्ली एंड दिस इज जन। जन का मतलब है लोग, दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। सो डिलीजेंट इज ऑल्सो मेहनती। देन यू हैव द वर्ड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड को कैसे याद रखोगे? इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री में लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। तो इंडस्ट्रियल पीपल कौन है? इंडस्ट्रियस लोग कौन है? जो बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, टॉयलसम। टॉयलसम वर्ड को याद कर लो ऑयल से। ऑयल, उसने तो मेरी ऑयल निकाल दी, उसने तो मेरी तेल निकाल दी। तेल निकाल दी मतलब उसने बहुत ज्यादा मेहनत करवाया। सो टॉयलसम इज ऑल्सो मेहनती। देन वी हैव पेन्स टेकिंग। आपको मैंने एक डेमो में ये भी बताया था, पेन और पेन्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पेन्स? ठीक है, पेन का मतलब क्या है? पेन इज अ नेगेटिव वर्ड। पेन का मतलब होता है दुख दर्द, और पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स। जो लोग, यू पीपल आर टेकिंग ग्रेट पेन्स, आप बहुत पेन्स ले रहे हो, बहुत एफर्ट्स, बहुत कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो उसी वर्ड से बना है पेन्स टेकिंग। अब आप वर्ड ले लो आर्डुअस। आर्डुअस वर्ड को जोड़ दो किससे? हार्ड से। हार्ड का मतलब भी है मेहनती। तो आर्डुअस लोग भी कौन होते हैं? मेहनती लोग। ठीक है, ये तो मैंने आपको मेहनती का सिनोनिम्स दे दिया है। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद एंटोनिम्स। अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स, इसका विपरीतार्थक, इसके उल्टे उल्टा शब्द क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको रब कर रही हूं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एंटोनिम्स। मेहनती के तो बहुत सारे ब्यूटीफुल एंटोनिम्स भी है, बहुत सारे एंटोनिम्स है इसके। ठीक है, इसके एंटोनिम्स में क्या हो सकता है? पहले तो मैं कुछ इजी इजी वर्ड दे रही हूँ। लेजी,
दे आर वेरी डल, दे आर वेरी आइडल। आइडल का मतलब भी होता है सुस्त। ठीक है मैम, लिखने का टाइम दिया कीजिए। ठीक है, आई विल गिव यू टाइम। लेजी, चलो आप लिखते जाओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ फटाफट, बिकॉज एसएससी इज अ गेम ऑफ स्पीड, थोड़ा सा अपना स्पीड रखना होगा। ठीक है, लेजी, डल, आइडल। देन यू हैव द वर्ड इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब क्या है? इनएक्टिव ऑल्सो मीन्स सुस्त, बहुत निष्क्रिय, डल। ये तो मैंने इजी इजी वर्ड्स दिया। अभी आते हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स पे। वी हैव द वर्ड लेथार्जिक। और वर्ड देख के आपको घबराना नहीं है। ओके, वर्ड देख के घबराना नहीं है इन द सेंस कि इतने सारे सिनोनिम्स कैसे याद रखें, क्योंकि इसलिए इतने सारे वर्ड्स दे रही हूं ना, कि जब हम एल वर्ड में आएंगे तो एल वर्ड में आप देखोगे ना कि कई एल वर्ड में मैं फिर से लेजी और लेथार्जिक नहीं लिखवाऊंगी। तो धीरे धीरे बी सी डी आते जाओगे तो धीरे धीरे आपके वर्ड्स कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि आपके एग्जाम में ये जरूरी नहीं है, चाहे ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि किन्हीं 5 सिनोनिम्स को लिखिए। आपको जो जो आपके ऑप्शंस में आते हैं सब रेडी करके रखना हो। लेथार्जिक, एल से बहुत खूबसूरत वर्ड्स है लेजी के। ठीक है, एक तो मैंने लेजी लिखा, एक मैंने लेथार्जिक लिखा, और एक वर्ड है लेकाडाइसिकल। देन यू हैव द वर्ड लैक्स। देन यू हैव द वर्ड लैसिट्यूड। एल वाला वर्ड भी बहुत सारा आपका रेडी होते जा रहा है। ठीक है, देन यू हैव द वर्ड लैंग्विड। देन यू हैव स्लॉथफुल। देन यू हैव स्लगिश। आप देखोगे ना हर साल हमारे सीजीएल एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, तो जनरली आलसी वाले वर्ड्स हमारा एग्जाम में करीब, अगर हम एसएससी की बात करें तो एक बार में करीब एक साल में जो सेट्स आते हैं 30-40 सेट्स आते हैं एसएससी के। तो 30-40 में से ना करीब मान के चलो कि 5-7 सेट में तो ये एसिडुअस, लेजी, हार्डवर्किंग वाला कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में आपको मिल जाएगा। तो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, वी हैव स्लगिश, वी हैव स्लॉथफुल। इसके बाद एक वर्ड है डोरमेंट। वी हैव द वर्ड रिग्रेसिव। परेशान नहीं होना है, वर्ड्स को तो याद तो रखना होगा। दैट इज रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। देन वी हैव द वर्ड टॉर्पिड। और हमारा 2016 में ना एक नया वर्ड आया था, जो कि मैं पहले स्टूडेंट्स को ऐड नहीं करवाती थी, लेकिन 2016 में एक नया ऑप्शन आया है, दैट इज इनर्शिया। अब इतने सारे वर्ड्स हैं, आपको लगेगा कि इसको याद कैसे किया जाए, स्लॉथफुल, टॉर्पिड एंड ऑल। अब देखते हैं कैसे इसको याद किया जाए। अब देखो, लेजी तो आई थिंक सबको पता है। ठीक है, आई थिंक यू पीपल आर नॉट लेजी। आप तो एसिडुअस हो, आप लेजी नहीं हो। ठीक है, डल भी पता है, आइडल भी पता है। अब देखो ये आइडल वर्ड को मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूं इसलिए क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था कि द वर्ड पावर जो हम करेंगे वो हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर्पस से ही नहीं करेंगे, वो हम फिल अप द ब्लैंक्स के पर्पस से ही करेंगे। प्री में हमारा कितना ब्लैंक्स आने वाला है, फिल अप द ब्लैंक्स, दैट इज 2। 2 को 2 से करो तो 4 मार्क्स का आएगा, बट मेंस में तो ज्यादा नंबर का आने वाला है। ओके, अब आ जाओ, ये आइडल वर्ड है, इसे मैंने इसलिए पॉइंट आउट किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इस वर्ड को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा आइडल, फिर मैंने लिखा आइडल, ठीक है, और फिर मैंने लिखा आइडियल। ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। अभी तो मैंने आइडल का मतलब क्या बताया, व्हाट इज आइडल? आइडल इज लेजी। ठीक है, आइडल किस व्यक्ति को बोलते हैं? जो सुस्त होते हैं। एंड व्हाट इज दिस आइडल? एनी आइडिया व्हाट इज आइडल? इस आइडल का दो मतलब है। ये तो आई थिंक सब, अच्छा इसको बाद में करते हैं। इस आइडल का दो मतलब है, क्या क्या? एक आइडल का मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं ना, द आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा। एक आइडल का मतलब होता है मूर्ति। ठीक है, एक आइडल इज मूर्ति, स्टैचू। और एक आइडल का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों की लाइफ में सबने अपने लाइफ में एक ना एक रोल मॉडल तो बनाया होगा। ठीक है, सबके लाइफ में एक ना एक मॉडल, रोल मॉडल होंगे ही, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आदर्श। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रोल मॉडल।
हिंदी में आदर्श बोलते हैं। मुझे एक आंसर आया, ठीक है, एक आंसर आया है, पंकज ने आंसर किया है रोल मॉडल, बट आपने मॉडल का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। आपने मॉडल का स्पेलिंग ये दिया है, दिस इज रॉन्ग। मॉडल का स्पेलिंग क्या है? दिस इज मॉडल, रोल मॉडल, दैट इज अच्छा, विकास ने कलाम सर को रखा है। ओके, इट्स वेरी गुड। और कोई भी हो सकता है आपके आदर्श, ठीक है, आपके आदर्श सलमान खान भी हो सकते हैं, आपके आदर्श आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी आदर्श हो सकता है। ठीक है, इट्स गुड दैट कलाम साहब ग्रेट पर्सनालिटी, उन्हें आदर्श बनाया आपने। यस मुकेश, गुड इवनिंग। एक तो आइडल का मतलब है सुस्त, ठीक है, और ये आइडल इज मूर्ति, और दूसरा मीनिंग है रोल मॉडल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आइडियल? जैसे मैं बोलूं ही इज माई आइडियल स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट, एक आइडियल का मतलब क्या है? परफेक्ट। ओके, दिस इज एन आइडियल एग्जाम्पल। आइडियल एग्जाम्पल का मतलब क्या है? दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, और दूसरा आइडियल का मतलब क्या है? वन मीनिंग ऑफ आइडियल, एक आइडियल का मतलब होता है ना प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल का हिंदी क्या है? प्रिंसिपल इज सिद्धांत। जैसे आप गांधी जी या किसी और के आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, आइडियल्स को फॉलो करना मीन्स उनके सिद्धांत को फॉलो करना, ठीक है। तो ये तो इसका मीनिंग था। नाउ कम, लेजी, डल, आइडल, इनएक्टिव, ये तो सबको पता है, ठीक है, ये तो सब जानते हैं। अब आ जाओ लेथार्जिक। लेथार्जिक भी कुछ वर्ड हद तक सब बच्चे जानते होंगे। लेथार्जिक का मतलब इज ऑल्सो सुस्त। अब आ जाओ लैकाडाइसिकल। लैकाडाइसिकल को कैसे याद रखोगे? दैट इज लैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक? लैक का मतलब है कमी। किस चीज की कमी? जब मेहनत की कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? लैकाडाइसिकल। अब आप रिलेट कर लो, लैक्स, लैक्स का मतलब ऑल्सो सुस्त। बट हाउ विल यू मग अप दिस वर्ड, हाउ विल यू मेमोराइज, इसे कैसे याद रखोगे? लैक्स को याद कर लो, रिलैक्स। रिलैक्स मोड में है, कुछ काम नहीं कर रहा है, सुस्त है, पड़ा हुआ है। देन यू हैव द वर्ड लैसिट्यूड। लैसिट्यूड को बीच से तोड़ लो, ये है लस्सी, LASSITUD, लस्सी। लस्सी पीने के बाद कैसी फीलिंग आती है? होपफुली लस्सी पीने के बाद थोड़ी सुस्ती आती है, ठीक है। तो लैसिट्यूड इज ऑल्सो सुस्त। देन यू हैव द वर्ड इनएक्टिव, तो पता है, लैंग्विड, ठीक है। लैंग्विड मीन्स लैंग, लैंग का मतलब भी होता है एकदम सुस्त। देन यू हैव द वर्ड स्लॉथफुल। लॉथ, लॉथ की तरह बैठा है, एकदम सुस्त है, दैट इज ऑल्सो स्लॉथफुल। देन यू हैव स्लग, स्लगिश, इसका मतलब भी सुस्त। आपने ये वर्ड सुना होगा डोरमेंट। कभी कभी आपका अकाउंट है, जो आपका खाता वगैरह है, बैंक अकाउंट डोरमेंट हो गया। डोरमेंट हो गया मतलब निष्क्रिय हो गया, उसमें आपने ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं किया, इसलिए वो अकाउंट डोरमेंट हो गया, निष्क्रिय हो गया, ठीक है। तो डोरमेंट इज ऑल्सो डेड। और अगर आपने थोड़ा सा ज्योग्राफी वगैरह का नॉलेज रखा होगा तो कुछ वल्केनोज है ना, कुछ ज्वालामुखी है, वो डोरमेंट हो गया है। डोरमेंट मतलब वो डेड हो गया है, ठीक है। अब जो उस ज्वालामुखी के फटने के कोई चांसेस नहीं है। देन यू हैव द वर्ड रिग्रेसिव, ठीक है। रिग्रेसिव वर्ड को आप याद रखो, ठीक है। पोलर बियर, नो डाउट, डोरमेंट एनिमल। नाउ कम टू दिस रिग्रेसिव। रिग्रेसिव वर्ड को कैसे याद रखोगे? थोड़ा रिग्रेसिव को जोड़ लो प्रोग्रेसिव से। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेस करना इज आगे बढ़ना, ठीक है, प्रोग्रेस कर रहे हो। और रिग्रेसिव इज सुस्त, एक ही जगह टिके हुए हो, ठीक है, दिस इज रिग्रेसिव। और टॉर्पिड, ठीक है, टॉर्पिड वर्ड को कैसे याद करोगे? टॉर्पिड वर्ड को आप याद कर सकते हो किससे? टॉर्टोइस से। देखो, टॉर्पिड, टॉर्टोइस, कछुआ, और सब जानते हैं कछुआ की चाल बहुत सुस्त होती है, दे आर वेरी लेजी एंड ऑल। तो कछुआ इज ऑल्सो टॉर्पिड। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा हो, ठीक है। इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है, फिजिक्स में आई डोंट नो फिजिक्स में इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ऐसा बहुत कुछ फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। इनर्शिया का मतलब भी होता है सुस्त। और एक वर्ड है, एक वर्ड आप और ऐड कर सकते हो, दैट इज पैसिव। अगर मैं बोलूं ना कि ही इज अ पैसिव पर्सन, ही इज अ पैसिव पर्सनालिटी। अच्छा, चलो वो छोड़ दो। आपने, आपका एक ग्रामर का टॉपिक है ना, एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव आप पढ़ते हो, तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और पैसिव इज निष्क्रिय। तो निष्क्रिय लोग हैं, पैसिव लोग हैं, निष्क्रिय है, लेजी है, नो, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स। होपफुली आप इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देना है डेफिनेशन, ओके। होपफुली ये सब कैसे याद रखना है आप लिखते जा रहे होगे, ठीक है। शुड आई रब? अब इसको रब कर दे रही हूँ, आगे वर्ड्स पे चलते हैं।
एवरी डे आप खुद फील कर रहे होगे, हम कर तो रहे हैं 2 वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड कर रहे हैं, बट ये 2 वर्ड कितने के बराबर है? अभी तक आप 2 वर्ड किया होगा ना, आपको खुद पता चलेगा कि ये 30 40 50 के बराबर हो गया, बिकॉज एग्जाम्स में आपको इसमें से कुछ भी आ सकता है और धीरे धीरे आपके ये सारे वर्ड्स भी तैयार हो रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेकंड वर्ड। और ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं रहना है। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम व्यूइंग लाइव, लाइव के बाद आप 2 बार और वीडियो को देख सकते हो, तो आप नोट्स कर सकते हो। पहले आप क्या करना ना, आई वॉन्ट, दिस इज माई सजेशन टू यू पीपल, पहली क्लास में, लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो, लिखो भी, ठीक है, समझो आप इसको। और सेकंड वीडियो में आप क्या करना कि थोड़ा सा नोट्स भी बनाना, क्योंकि हर बार वीडियो से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। नोट्स बना सकते हो, जो छूट गया उसे थर्ड वीडियो, आई थिंक 3 वीडियोज आर सफिशियंट, एक टॉपिक के लिए आप आराम से कर सकते हो। पहले चीजों को समझना है अच्छे से, बिकॉज ये सब नोट्स वगैरह है ना, ये तो बुक्स में भी मिल जाएगा, बट थोड़ा समझ लेना है। अब आप आ जाओ ए का दूसरा वर्ड, दैट इज एडामेंट, ठीक है। एडामेंट का मतलब होता है, एडामेंट इज वेरी जिद्दी, जिद्दी लोग को एडामेंट बोलते हैं। और यस, वन मोर थिंग, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये देखो एक वर्ड है फर्म और एक वर्ड है रिजिड। इसको करने के पहले थोड़ा सा समझ लेना, बारीकी से मीनिंग को यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बारीकी से मीनिंग नहीं समझोगे ना, और जब बहुत क्लोज ऑप्शंस आ जाएगा देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स। तो चीजों को समझ लेना है, ठीक है। फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म इन हिंदी इज नोन एज दृढ़, ठीक है। फर्म को दृढ़ बोलते हैं। ये मैंने हिंदी उन स्टूडेंट्स के लिए लिखा है ना, जो कंप्लेन करते हैं मैम और हिंदी और हिंदी, अब इससे ज्यादा कितनी हिंदी। दृढ़, दृढ़ तो सबको समझ में आ रहा है। यस, आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ ऑफ वर्ड्स। रिजिड, रिजिड, रिजिड का मतलब क्या है? थोड़ा सा अगर हिंदी का स्पेलिंग रॉन्ग भी हो जाएगा ना तो इग्नोर कर लेना, ठीक है। दैट इज जिद्दी। जिद्दी और दृढ़ होने में डिफरेंस है ना। ये जो हमारा फर्म है, फर्म इज अ पॉजिटिव वर्ड। सी, आई एम राइटिंग फॉर माई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो। फर्म इज नोन एज डिटरमिन्ड, ओके। फॉर्म इन इंग्लिश इज नोन एज डिटरमिन, डिटरमिन मतलब दृढ़, एकदम दृढ़ निश्चय के साथ कोई काम कर रहे हो। एंड रिजिड इज अ जिद्दी, रिजिड हु इज अ रिजिड पर्सन, हु इज वेरी इनफ्लेक्सिबल, जो जल्दी किसी की बात नहीं मानते। तो रिजिड कैसा वर्ड है? रिजिड इज अ नेगेटिव वर्ड, ओके, एंड फर्म इज अ पॉजिटिव वर्ड। रिजिड एक नकारात्मक वर्ड है एंड फर्म पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अब जो ये एडामेंट है, एडामेंट इज ऑल्सो जिद्दी। एडामेंट इज विच टाइप ऑफ वर्ड? एडामेंट इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, ओके। अब चलते हैं, हाउ विल यू मेमोराइज दिस वर्ड? अड़ा, इसे याद कर लो, अड़ा। अड्डा नहीं याद करना है, अड़ा हुआ है, ठीक है। किसी चीज के लिए अड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत जिद्दी है। मैम आपकी हिंदी ज्यादा अच्छी है, ओके, मेनी मेनी थैंक्स। अड़ा हुआ है, दिस इज एडामेंट, और इसका सिनोनिम्स करते हैं। एनी आइडिया क्या हो सकता है? अड़ा हुआ है, जिद्दी, तो रिजिड हो सकता है। रिजिड का मतलब भी है बहुत जिद्दी। इसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल लोग कौन है? जो बहुत जल्दी किसी की बात मान लेते। फ्लेक्सिबल भाई ठीक है, तुम ही सही हो, मैं गलत हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं। बट इनफ्लेक्सिबल तो बहुत जिद्दी लोग। इसका और क्या वर्ड्स हो सकता है? स्टबन, स्टबन वर्ड भी एक बहुत कॉमन वर्ड है। स्टबन का मतलब भी है जिद्दी होना। इरेसिबल वर्ड है, इरेसिबल जिद्दी नहीं होता है नितेश। इरेसिबल का मतलब होता है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसे बहुत जल्दी इरिटेट किया जा सके, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड। स्टबन है, स्टबन इज ऑल्सो जिद्दी। एक वर्ड है ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ऑब्स्टिनेट इज ऑल्सो जिद्दी। एक वर्ड है हमारा ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी है जिद्दी। बिकॉज आई, व्हाट आई वांट यू पीपल ना, कि वर्ड पावर पे बहुत फोकस करना है, ओके। व्हाई डू आई वांट यू पीपल टू फोकस ऑन वर्ड पावर? इसलिए क्योंकि आप देखोगे ना, पूरे
पहले तो मैं अगर प्री के पेपर की बात करूं तो 25 क्वेश्चन में से या 50 मार्क्स में से करीब 20 टू 25 से भी ज्यादा मार्क्स बेस्ड ऑन वर्ड पावर। तो वर्ड पावर को बहुत स्ट्रांग करना है। तो मैं शुरू के 1 महीने में चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स का वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग हो जाए। जिस दिन आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो आप फटाफट बना लोगे। आपका साथ में फिलअप्स भी बनेगा। और सबसे प्रॉब्लम जहां बच्चों को होता है दैट इज क्लोज टेस्ट। तो ये क्लोज टेस्ट भी तभी बनेगा ना जब आपका वर्ड पावर इंप्रूव होगा। तो शुरू के फेज में थोड़ा सा वर्ड पावर पे ज्यादा वर्क करना है। ठीक है, वर्ड पावर पे वर्क भी करना है एंड देन यूज भी कैसे करना है ये भी सीखना है। अब मुझे बताओ कि ये एडमेंट क्या है। एडमेंट का हिंदी क्या बताया मैं? एडमेंट इज नोन एज जिद्दी। और जिद्दी किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताई जा रही है। तो एडमेंट इज विच टाइप ऑफ वर्ड? दिस इज एन एडजेक्टिव। ओके, एडमेंट मतलब जिद्दी, इट्स एडजेक्टिव है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट। अब आ जाओ अनयील्डिंग, बताती हूँ उसको। अनयील्डिंग लोग होते हैं, दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट। अब इस, हाँ, रिजिड है, इनफ्लेक्सिबल है, स्टबन, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग। अब बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा ना कि व्हाट इज दिस। हमने तो यील्डिंग का मतलब सुना है। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस के सेंस में, ठीक है, प्रोडक्शन के सेंस में। बट यील्ड हैज टू मीनिंग्स। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था एग्जीक्यूट। कल मैंने एग्जीक्यूट वर्ड बताया था। तो इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका दो मीनिंग होता है और दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। कल क्या बताया था मैंने एग्जीक्यूट का मतलब? यस, एग्जीक्यूट हैज टू मीनिंग्स। वन मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूट इज किसी को हैंग करना, फांसी देना। और किसी प्लान, कोई प्लान वगैरह को एग्जीक्यूट कर रहे हो मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हो, लागू कर रहे हो। ठीक है। एक ईल्ड का मतलब होता है ना प्रोड्यूस करना, उत्पादन, प्रोडक्शन के सेंस में, रिजल्ट। ठीक है। और दूसरा ईल्ड का मतलब होता है सरेंडर करना। देखो, एक ईल्ड का दो मतलब है और दोनों जो मीनिंग है वो एक दूसरे से काफी अलग है। कहीं से भी ये प्रोडक्शन और सरेंडर कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे मैंने लिखा, द फार्म yielded 2 tons of onions। चलो, अब इसकी अब यहां सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए बताओ कि कौन सा मीनिंग सही निकल रहा है। ठीक है, खेत ने, फार्म ने, खेत ने 2 टन्स ऑफ अनियंस का उत्पादन किया। तो कौन सा यहाँ यहाँ इल्डेड का मतलब क्या निकल रहा है? प्रोड्यूस्ड, उत्पादन के सेंस। ठीक है, एक मीनिंग ये हो गया। और फिर मैंने लिखा, द एनिमी yielded टू द किंग। अब देखो, सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार यहां yielded का क्या मतलब निकल रहा है? द एनिमी yielded टू द किंग। ऐसा तो नहीं है कि एनिमी ने किंग के सामने कुछ प्रोडक्शन किया। एनिमी ने किंग के सामने क्या किया? सरेंडर किया। सरेंडर का हिंदी क्या है? आत्मसमर्पण करना। तो ईल्ड का दो मतलब हो सकता है, एक तो उपज होता है, प्रोडक्शन होता है, एंड द अदर मीनिंग ऑफ ईल्ड क्या है? सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। और यहां जो मैंने अनयील्डिंग लिखा है, ये किस सेंस में लिखा है? सरेंडर के सेंस में। अनयील्डिंग लोग कौन होते हैं? जो जल्दी आत्मसमर्पण नहीं करते, जो एकदम जिद्दी होते हैं, जो अपने बात पे डटे होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? अनयील्डिंग। तो ये सब हमारा क्या हो गया? एडमेंट के सिनोनिम्स हो गए। अब हम एंटोनिम्स पे आते हैं। अब अभी तक तो हमने इसका सिनोनिम्स किया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स के में क्या हो सकता है? रिजिड का, जिद्दी का उल्टा क्या हो सकता है? एक तो हमारा वर्ड है, वेरी फेवरेट वर्ड ऑफ सीजीएल, एसएससी चाहे कोई भी एग्जाम में, डोसाइल। ये डोसाइल लोग कौन होते हैं? ये तुरंत सरेंडर कर देते हैं, ये जिद्दी नहीं होते। इसको आप बोल सकते हो ना, जब अनयील्डिंग है तो इसको क्या बोल सकते हैं? यील्डिंग, जो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। ऐसे लोग क्या हो सकते हैं? इंसिस्टेंट। ऐसे लोग क्या होते हैं? सबसर्विएंट। ये भी हमारे एग्जाम में आता है। सबसर्विएंट का मतलब भी होता है जो तुरंत, बहुत जिद्दी नहीं होते, अपनी बात पे अड़े हुए नहीं होते। एक हमारा वर्ड होता है
सबमिसिव। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सबमिसिव वर्ड क्या आ रहा होगा, सबमिट वर्ड से बना है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईल्ड का दो मतलब होता है, उसी तरह सबमिट का दो मतलब होता है। एक सबमिट का मतलब क्या है? एक सबमिट का मतलब होता है डिपॉजिट करना। यू सबमिट योर फीस और यू सबमिट योर कॉपी वगैरह को आप डिपॉजिट करते हो, सबमिट करते हो। और एक सबमिट का मतलब होता है, एक सबमिट का मतलब भी होता है सरेंडर करना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही सबमिटेड टू द किंग। अब यहाँ इसका मतलब क्या निकल रहा है? ऐसा तो नहीं है ना ही ने किंग के सामने अपने आप को जाके जमा कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो यहाँ यहाँ मैंने सबमिट को किस सेंस में लिखा? सबमिसिव। सबमिसिव लोग कौन होते हैं? जो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, वो जो अपनी जिद्दी नहीं होती। इसका आप एक और वर्ड डाल सकते हो, दे आर वेरी मीक। दब्बू टाइप के इंसान है, तुरंत सरेंडर कर देते हैं। दे दिस पीपल आर वेरी सर्वाइल। ओके, जो जिद्दी नहीं होते। तो ऑल दीज आर द एंटोनिम्स। ठीक है, आज तो हमने वोकैब का ये पार्ट कवर किया। ओके, आई थिंक सबने लिख लिया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज भी हमने दो वर्ड्स कवर किया है। अब नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर ग्रामर सेक्शन। ठीक है, एक वर्ड, यस यू आर राइट, एक वर्ड आप और लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने जिद्दी का एंटोनिम लिखा है ना, जिद्दी के एंटोनिम में लिखा है सबमिसिव लिखवाया था, जो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। उसमें एक और वर्ड आप लिख सकते हो, कंप्लायंट। ठीक है, कंप्लायंट लोग भी वही होते हैं, सर्वाइल, सबमिसिव, जो तुरंत सरेंडर कर देते हैं। ठीक। Now let's start with our grammar session. Okay, close test and all na, since due to this Dashara and all. ठीक है, तो थर्सडे एंड फ्राइडे आई विल बी ऑन लीव। थर्सडे फ्राइडे छुट्टी पे रहूंगी। तो व्हाट आई वांट कि अभी मैं आज और कल में थोड़ा सा ग्रामर आपका आगे बढ़ा दूं, सो दैट जब हम मंडे से मिलेंगे ना, तो मंडे को वी विल डू क्लोज टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी करेंगे, फिलअप्स करेंगे, PQRS करेंगे। ठीक है, नाउ शैल वी स्टार्ट ग्रामर। ग्रामर स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक थोड़ा सा, कल क्या क्या किया था वो बता दे रही हूं मैंने। कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थोड़ा सा जल्दी मैं बता रही हूँ। ठीक है, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जिसकी आज पहली क्लास है। अगर ये नहीं बताऊंगी ना तो उन्हें रिलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्लोज टेस्ट वीकेंड? नो नो, वीक व्हाट इज मंडे टू फ्राइडे यू विल हैव योर क्लास ना। क्लोज टेस्ट वीकेंड में नहीं होगा। क्लोज टेस्ट तो हमें हर दिन करना पड़े। अगर हर दिन हम नहीं भी कर सकते हैं ना, ठीक है, तो और एक चीज आप, जहां पे मैंने आपको लेथार्जिक लिखवाया है ना, लेथार्जिक का मतलब क्या लिखवाया है? लेथार्जिक इज सुस्त। ठीक है, जो सुस्त लोग होते हैं उसे लेथार्जिक बोलते हैं। वहां पे एक और वर्ड आप डाल सकते हो, एक वर्ड डाल लो, लिस्टलेस। ठीक है, लिस्टलेस लोग भी लेजी होते हैं। अभी मैंने आपको ये वर्ड लिखवाया, एसिडुअस वर्ड लिखवाया है। एसिडुअस का मतलब है मेहनती, और मेहनती के एंटोनिम में लिस्टलेस लिखो। याद रख लो, जिसे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। लिस्ट में ऐसे रिलेट कर सकते हो, जो सुस्त लोग हैं उसे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, इसलिए वो लिस्टलेस। ठीक है, यू कैन ऐड लिस्टलेस ऑल्सो। लिस्टलेस वर्ड भी ऐड करो। लिस्टलेस का मतलब इज ऑल्सो लेजी, सुस्त। लास्ट क्लास मैंने एक आपका टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और बताया था सब्जेक्ट इन इंग्लिश इज नोन एज डूअर। इसे इंग्लिश में तो डूअर बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूं, क्योंकि हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में इस सब्जेक्ट के बारे में डील किया था। ठीक है, सब्जेक्ट इन इंग्लिश इज नोन एज डूअर, इसे हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी वर्ड को डूअर बनने के लिए क्या होना है? किसी भी वर्ड को हमारा डूअर बनने के लिए क्या होना है? नाउन या
प्रोनाउन। हमारे सेंटेंस का जो डूअर है या तो वो नाउन हो सकता है या तो वो प्रोनाउन हो सकता है। देन वी हैड द वर्ब। व्हाट डिड आई टेल यू यस्टरडे कि रूल क्या बताता है, ये टॉपिक क्या बताता है, हमारे सेंटेंस में कर्ता और क्रिया के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगा, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, अगर हमारा जो सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज है प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, लास्ट क्लास मैंने ये भी बताया था, ये मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रही हूं ना क्योंकि स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रॉब्लम है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक ना कि किसी भी वर्ड में एस आई एस लग जाए तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल। ठीक है, एस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, बट किसका, नाउन का। जब नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, बट यही एस ई एस या आई एस वर्ब में लग गया, क्या बन गया, सिंगुलर। जब नाउन में एस लगे प्लूरल, वर्ब में एस लगे सिंगुलर। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है। I write the word boy, then I write baby, then I write leaf, I write go, goes, help, helps, see, sees. Now tell me what are all these? ये boy, baby ये सब क्या है, नाउन है कि वर्ब है? सब नाउन है और सब सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाने के लिए मैं क्या लगाऊंगी, बॉयज। बेबी को कुछ को प्लूरल बनाने के लिए आई एस लगाते हैं, कुछ में एस लगाते हैं और कुछ में वी एस। देखिए नाउन को प्लूरल बनाने के लिए मैंने इसमें एस डाला है, बट द ऑपोजिट इज विथ वर्ब। जब नाउन में एस लग रहा था तो प्लूरल हो रहा था, लेकिन यही एस अगर वर्ब में लग गया तो दैट बिकम्स सिंगुलर। तो इफ समबडी आस्क यू कि गो और गोज में क्या डिफरेंस, दोनों वर्ब है और वर्ब में नाउन में एस लगता है तो प्लूरल होता है, बट यही एस अगर वर्ब में लग गया सिंगुलर। गो इज प्लूरल। अगेन हेल्प क्या है, प्लूरल है और हेल्प्स सिंगुलर है। अगेन ये प्लूरल है और ये सिंगुलर। ये तो हमने कर लिया है। ठीक है। कल मैंने आपको एक रूल बताया था। ठीक है, कल मैंने आपको एक रूल बताया था, एक पहला कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था। ठीक है, और यस्टरडे आई टोल्ड यू कि आज मैं आऊंगी तो और भी बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट वन में मैंने आपको क्या बताया था कि स्टूडेंट्स का समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर के बीच में। लास्ट क्लास भी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी सेंटेंस इतना लेंदी आ जाता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन सब्जेक्ट कौन है और क्वालिफायर कौन है। वो क्वालिफायर को ही मेन सब्जेक्ट समझ बैठते हैं। और कल मैंने आपको बताया भी था कि क्वालिफायर किसे बोलते हैं। क्वालिफायर एक ऐसा वर्ड होता है जो मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, और आप क्वालिफायर को कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ठीक है, और वर्ब लगाते समय हम क्वालिफायर नहीं देखेंगे, हम अपना वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, मेन सब्जेक्ट के अनुसार। नाउ लेट मी गिव यू सर्टेन सेंटेंसेस। सिंस अभी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है तो कुछ चीजें मुझे एक दो दिन रिपीट करना होगा क्योंकि देर आर मेनी स्टूडेंट्स ना जिसकी आज पहली क्लास है। तो एक दो दिन तो कुछ मैं रिपीट करूंगी, बट धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। लेट मी गिव यू सम सेंटेंसेस। जो हमने कल कॉन्सेप्ट किया था उसी पे बेस मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ। यू कैन राइट डाउन द सेंटेंसेस। ठीक है,
आई गिव यू सम मोर सेंटेंसेस, क्योंकि आई वांट कि आप मैक्सिमम सेंटेंसेस करो, जितना ज्यादा सेंटेंसेस करोगे ना देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहला इज हैज होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बुक्स इज और आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इज। आपको कंफ्यूजन होगा ना कि इतने सारे बुक्स है, इतने सारे बुक्स है तो आर होना चाहिए ना, बट आंसर क्या है? इज। क्योंकि इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट बुक्स है ही नहीं। मेन सब्जेक्ट क्या है? बुक्स। बुक्स तो बहुत सारे हैं, ओके, देयर आर सो मेनी बुक्स, किताबें तो बहुत सारे हैं, बट टाइप तो बात एक ही है। तो बात यहाँ बुक्स की नहीं हो रही, बात यहाँ हो रही है टाइप की। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कौन सा है? इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है टाइप। ठीक है, एंड व्हाट डिड आई टेल यू यस्टरडे कि किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? फॉर अ वर्ड टू बिकम अ सब्जेक्ट इट शुड इधर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। और ये टाइप क्या है? टाइप नाउन है कि प्रोनाउन है? क्योंकि ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन तो नहीं है, ये क्या है? टाइप इज नाउन। क्योंकि कैसे पता चला कि आप टाइप नाउन है? क्योंकि टाइप का प्लूरल बनता है ना, टाइप्स, टाइप्स कर सकते हो। ठीक है, और हिंदी में भी टाइप्स को क्या बोलते हैं? प्रकार। और प्रकार का भी तो हिंदी करते हो, अनेक प्रकारों के। तो टाइप इज अ नाउन। इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ नाउन। अब आ जाओ किसके टाइप्स। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, दिस टाइप, टाइप में भी किस चीज की टाइप? किताबों की टाइप। तो ये जो हमारा बुक्स हो गया ना, ये क्या हो गया? क्वालिफायर। मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था कि क्वालिफायर किसे बोलते हैं? क्वालिफायर वो वर्ड होता है जो मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। और हमें जो अपना वर्ब लगाते समय ना, कभी भी क्वालिफायर को नहीं देखना है। क्वालिफायर सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ का हमारा क्वालिफायर प्लूरल है। प्लूरल देख के आपके मन में आएगा ना कि आर लगा दो, बट आंसर क्या होगा? इज। क्योंकि हम अपना जो वर्ब है वो कभी भी क्वालिफायर को देख के नहीं लगाते हैं। वो किसको देख के लगाते हैं? मेन सब्जेक्ट। नो डाउट देयर आर मेनी बुक्स बट द टाइप इज वन ना, तो सो दिस इज। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अ गैंग ऑफ थीव्स हैज और हैव बीन अरेस्टेड। आपको लगेगा कि इतने सारे चोर है, बहुत सारे चोर है, तो आप हैव लगाओगे, बट हैव नहीं होगा। क्योंकि अरेस्ट चोर को नहीं किया गया, अरेस्ट तो किया गया है बहुत सारे चोरों की एक गैंग को। तो व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस? सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज गैंग। किसकी गैंग? थीव्स की। और मेन सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी देने वाले वर्ड क्या है? क्वालिफायर। हमारा क्वालिफायर क्या है? प्लूरल है। बट हमारा क्वालिफायर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें वर्ब लगाते समय किसको देखना है? मेन सब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? गैंग। ठीक है, और एक ही गैंग है, एक ही गैंग है तो क्या लगाओ? हैज। अगर यहाँ पे गैंग नहीं होता, सेंटेंस यहां से शुरू होता थीव्स से, थीव्स हैज बीन अरेस्टेड और हैव बीन अरेस्टेड। अगर थीव्स होता तो क्या लगाते? दैट इज हैव। बट बात इसकी गैंग की हो रही है, गैंग इज द मेन सब्जेक्ट। और अब मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चला ये मेन है? और किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। और गैंग तो प्रोनाउन नहीं है, गैंग इज अ नाउन। और कल हमने डिस्कस किया था कि कौन सा नाउन है गैंग? गैंग इज अ कलेक्टिव नाउन। गैंग तो एक ही है ना। अगर सेंटेंस ऐसा होता, इसमें से अ हटा देती मैं, और ठीक है, अगर गैंग्स होता तब आप क्या लगाते? हैव लगाते, क्योंकि यहाँ पे चोर भी बहुत सारे हैं और उनके गैंग्स भी बहुत सारे। ठीक है, कम द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इज और आर रेडी। ठीक है, व्हाट इज द आंसर? इसका भी आंसर क्या है? इज। आपको ना यहाँ यहाँ देखेगा कि इतने सारे फ्लैट्स है, बहुत सारे फ्लैट्स है, तो आपको लगेगा बहुत सारे फ्लैट्स है तो यू विल यूज हैव। बट आंसर इज, आपके आप आर यूज करोगे, बट आंसर क्या है? इज। बट बात फ्लैट्स की नहीं हो रही है। फ्लैट्स तो बहुत सारे हैं बट उसकी ब्लॉक तो एक ही है। जैसे अगर आप अपार्टमेंट वगैरह में रहते होगे ना, तो आपके अपार्टमेंट का नाम होता है ब्लॉक ए, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। तो इस ब्लॉक में बहुत सारे फ्लैट्स है, बट बहुत सारे फ्लैट्स ने मिलके
ओके, ऑल द फ्लैट्स कलेक्टिवली मिलके तो एक ब्लॉक बनाया है। फ्लैट्स तो बहुत सारे हैं बट ब्लॉक तो एक ही है। तो व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? ब्लॉक। किसकी ब्लॉक? फ्लैट्स की। तो फ्लैट्स क्या हो गया? क्वालिफायर। और क्वालिफायर प्लूरल है, बट वर्ब लगाते समय हमें क्वालिफायर नहीं देखना है। वर्ब लगाते समय किसको देखना है? वर्ब लगाते समय हमें मेन सब्जेक्ट देखना है। फ्लैट्स तो बहुत सारे हैं बट ब्लॉक इज वन। क्या हो जाएगा आंसर? Yes. अगर ऐसा रहता ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स भी है, एस लगा होता तो क्या लगाते आप? आर लगाते। ठीक है। अब आ जाओ, अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस। आई थिंक रेंट का मतलब तो सबको पता होगा। ठीक है, व्हाट इज रेंट? रेंट इज किराया। एंड व्हाट इज वेजेस? वेजेस इज पगार। रेंट्स है, वेजेस है, देन आप टिक करने की कोशिश करोगे हैव, बट आंसर क्या है? हैज। बिकॉज यहाँ पे बात रेंट्स एंड वेजेस की नहीं हो रही है, बात हो रही है राइस की, पगार और किराए में बढ़ोतरी की। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? राइज। किसमें राइज? राइज इन व्हाट? राइज इन रेंट्स एंड वेजेस। तो ये रेंट्स एंड वेजेस क्या हो गया? क्वालिफायर है। हमारा क्वालिफायर प्लूरल है, बट क्वालिफायर सिंगुलर हो या प्लूरल हमें मेन सब्जेक्ट से मतलब है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? राइस। सिंगुलर है। दिस इज इज इट क्लियर और शुड आई गिव यू मोर एग्जांपल्स? और भी एग्जांपल्स दो? ठीक है, जैसे रवि रवि ने पूछा है कि होल क्या है। चलो मुझे बताओ, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज और, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था ना कि मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर में जब भी कंफ्यूजन हो तो किसका सहारा लोगे आप? प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मेन सब्जेक्ट है और कौन सा क्वालिफायर है। देखो यहाँ पे मेन, यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले है। प्रेपोजिशन के पहले है टाइप, सिंगुलर। यहाँ प्रेपोजिशन के पहले क्या था? गैंग, सो दिस इज सिंगुलर। प्रेपोजिशन के पहले क्या था? बट, सिंगुलर। यहाँ का प्रेपोजिशन क्या है? इन। तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो प्रेपोजिशन से पहले। ठीक है। अब मैं इसको, शुड आई गिव यू मोर एग्जांपल्स? ठीक है, काफी है इतना एग्जाम्पल? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्वालिफायर हमेशा प्लूरल ही आता है, कई बार क्वालिफायर सिंगुलर भी हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ सिंगुलर वाला भी दे रही हूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वालिफायर हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ ऐसे सेंटेंस दिया ना जहां पे आप क्वालिफायर को प्लूरल देख के कंफ्यूज हो जाओगे और प्लूरल वर्ब लगा दोगे, लेकिन मेन सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है। अभी मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस दे रही हूँ जहां हमारा क्वालिफायर प्लूरल नहीं होगा। चलो मुझे आंसर बताओ। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं एज अ इंग्लिश टीचर, टीचर ऑफ इंग्लिश आपकी वोकैब इंप्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। एक्सेप्शंस भी अभी दूंगी। आई गिव यू एक्सेप्शंस। इट्स गुड, यू हैव अ वेरी गुड मेमोरी पावर। आई गिव यू एक्सेप्शंस विशाल, नो नीड टू वरी। आई, अभी मैंने ये क्वेश्चन को इसलिए लिया ना क्योंकि एक क्वेरी आया था कि मैम हमेशा क्वालिफायर प्लूरल ही होता है। ऐसा नहीं है, क्वालिफायर कभी कभी सिंगुलर भी हो सकता है। चलो बताओ, आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश इज होगा या एम होगा? हम्म इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, और किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। आई नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, मैं एक इंग्लिश टीचर के तौर पे। तो एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश क्या हो गया? हमारा क्वालिफायर हो गया।
क्योंकि आई के बारे में मैं एडिशनल जानकारी दे रही हूं ना, मैं उसके बारे में, मैं कौन, एक इंग्लिश टीचर के तौर पे, तो ये तो हमारा क्वालिफायर हो गया। और हम जो अपना वर्ब लगाएंगे वो टीचर ऑफ इंग्लिश को देख के नहीं लगाएंगे, किसको देख के लगाएंगे, आई को देख के। और आई के साथ कभी भी इज नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है, एम। अगर आई नहीं रहता, अगर सेंटेंस ऐसा स्टार्ट होता, अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अब बताओ इज और आर ट्राइंग, अब हमारा सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है, टीचर, ठीक है, और टीचर सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, इज। तो ठीक है, क्वालिफायर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट आपको इतना जज करना है ना कि कौन सा क्वालिफायर है, कौन सा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था, व्हाट डिड आई टेल यू, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको दिक्कत हो मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर डिसाइड करने में, तो आप प्रेपोजिशन का सहारा ले सकते हो। हम प्रेपोजिशन के जो पहले है, उसको मेन सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये रूल फेल भी हो जाता है। चलो एक्सेप्शन में देखते हैं। और एक दो चीज और देखना, देखा होगा अभी तक आपने, अ, अभी तक आपने क्या किया है, हर जगह आपने देखा है कि हर जगह मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसको बदला है, वर्व को बदला है। ठीक है, सब्जेक्ट देख देख के हम क्या बदलते हैं, वर्व। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है ना कि जहां हम वर्व को देख के क्या बदलते हैं, सब्जेक्ट। जहां जहां हमारा वर्व सही रहता है, हमें अपना बदलना क्या पड़ जाता है, सब्जेक्ट। बट याद रखना है कि हम सब्जेक्ट को तभी बदलते हैं, उसी केस में सब्जेक्ट बदला जाता है जब हमारा सब्जेक्ट रॉन्ग है। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं अपनी लेवल को थोड़ा ऊपर ले जा रही हूँ। जैसे लिखा मैंने, 2/3 of the pillar has or have rotted। जो 2/3 है, कोई पिलर है उसका 2/3 सड़ चुका है, ठीक है। 2/3 ऑफ द पिलर हैज और हैव rotted। अब देखो आपके दिमाग में क्या आएगा, ऑफ। और मैंने क्या बताया कि प्रेपोजिशन का आप सहारा ले सकते हो मेन सब्जेक्ट डिसाइड करने में, तो यहाँ यहाँ ऑफ क्या है, यहाँ ऑफ प्रेपोजिशन। एंड आपको लगेगा कि मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, जो प्रेपोजिशन से पहले है। प्रेपोजिशन के पहले 2/3 है, 2/3 प्लूरल है, तो आप क्या लगाओगे, हैव लगाने की कोशिश करोगे, बट आंसर क्या होगा, हैज। यहां तो ये प्रेपोजिशन वाला रूल फेल हो गया, यहाँ प्रेपोजिशन आप नहीं लगा सकते, यहाँ प्रेपोजिशन के पहले हमने 2/3 को मान लिया है। तो जब भी हमारा सेंटेंस किसी फ्रैक्शन में हो, ओके, जब भी हमारा सेंटेंस किसी फ्रैक्शन में आए, तो हम कभी भी फ्रैक्शन को मेन सब्जेक्ट नहीं मान सकते। इसलिए क्योंकि आपके मन में आएगा ना फ्रैक्शन 2/3, 1/3, आपके मन में आप ऐसा नहीं बोलोगे ना कि 1/3 रेडी है, आपके दिमाग में आएगा कि 1/3 किसका, कुछ तो आगे आप क्वेश्चन पूछोगे ना, 1/3 पिलर का। और कितना पिलर है, एक ही पिलर है, एक ही पिलर है, तो क्या लगाओगे, हैज। व्हाट आई वांट टू से कि जब भी हमारा सेंटेंस किसी फ्रैक्शन से स्टार्ट हो, तो फ्रैक्शन में वो प्रेपोजिशन वाला रूल नहीं लगाओ। फ्रैक्शन कभी भी किसी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं बने, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि 1/3 या 2/3 किसका, पिलर का। और कितना पिलर है, एक ही पिलर है, वी हैव ओनली वन पिलर, और एक ही पिलर है, तो क्या लगाओ, दैट इज हैज लगाओ। अब देखो एक सेंटेंस ऐसा आ गया, 1/3 of the pillar has or have rotted। बिकॉज इस बैच में हर टाइप के स्टूडेंट बैठे हैं, तो एक ही बार मैं बार बार बोल रही हूँ, एक ही बार मैं अपनी लेवल को बहुत ऊपर नहीं ले जाऊंगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आते हैं, हर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिसकी बेस कमजोर भी है, धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना। हाँ, 1/3 ऑफ द पिलर्स हैज और हैव रॉटेड। अब फिर से यहाँ भी आप प्रेपोजिशन वाला रूल लगाओगे ना, तो यू विल फील कि कौन सा है प्रेपोजिशन, हमारा प्रेपोजिशन ऑफ है। और आपने तो दिमाग में बैठाया हुआ है ट्रिक कि जब भी प्रेपोजिशन आ गया तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, 1/3, और 1/3 सिंगुलर है, तो आप क्या करोगे, इसमें हैज लगाने की कोशिश करोगे, बट आंसर क्या है, हैज। ऐसा क्यों, क्योंकि हम कभी भी
फ्रैक्शन को अपना मेन सब्जेक्ट मान ही नहीं सकते। ठीक है, एक तिहाई आपके मन में आएगा, एक तिहाई रेडी है, एक तिहाई किसका? वन थर्ड ऑफ व्हाट? वन थर्ड ऑफ पिलर। कितना पिलर है? बहुत सारे पिलर्स है, देयर आर सो मेनी पिलर्स, बहुत सारे पिलर्स है, और सारे का वन थर्ड रेडी है। बहुत सारे पिलर्स है तो क्या लगा? Have। ये तो एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड और कैसे एरर आएगा? आपने देखा होगा कि यहां मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाया? वर्ब लगाया। अब कुछ ऐसा कंडीशन भी आएगा ना मैम, फ्रैक्शन के केस में वर्ब क्वालिफायर के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। यस, फ्रैक्शन को कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, फ्रैक्शन में भी आपके दिमाग में आएगा ना, फ्रैक्शन में किसका फ्रैक्शन? दो तिहाई किसका? दो तिहाई एक ही पिलर का है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा और लेवल आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट के अनुसार क्या बदला? वर्ब बदला। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना, देयर कम्स अ केस व्हेन वी हैव टू चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कभी कभी हमें वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बदलना पड़ता है। बट याद रखना, हम अपने सब्जेक्ट को तभी बदलते हैं ना जब हमारा सब्जेक्ट गलत हो। ठीक है, सब्जेक्ट पहले से सही है तो उसको नहीं बदलना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब बदलना है। ठीक है, अब नोट डाल के एक और सेंटेंस लिखो। सपोज यही सेंटेंस ऐसा आ गया, टू थर्ड ऑफ द वर्क, चाहे थोड़ा सा और आगे सेंटेंसेस दे रही हूँ, टू थर्ड ऑफ द पिलर इज रेडी। और लास्ट वाला है हमारा नो एरर। ठीक है, हमारे एग्जाम्स में, हमारे जनरली सीजीएल एग्जाम्स में चार ऑप्शंस आते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में चार आते हैं, बट बैंकिंग एंड ऑल, कैट एंड ऑल में 5 ऑप्शंस के साथ आता है। ठीक है, टू थर्ड ऑफ द पिलर इज रेडी। अब सेंटेंस देखो, कितना पिलर है? हाउ मेनी पिलर्स आर देयर? एक ही पिलर है, और एक ही पिलर के साथ क्या आएगा? एक ही पिलर के साथ क्या आ रहा है? इज आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा वर्ब सही है। ठीक है, एक ही पिलर है तो इस तो लगेगा। गड़बड़ी किसमें है? गड़बड़ी हमारे इस वर्ड में, क्योंकि टू के साथ वन रहेगा ना, वन के बाद कोई भी वर्ड सिंगुलर आएगा, वन थर्ड बोलोगे, बट टू आ गया ना, तो ये क्या हो गया? दैट बिकम्स टू थर्ड। सो द एरर वॉज इन दिस पार्ट। ठीक है, एरर सी में नहीं था सुधांशु। ओके, सी तो हमारा सी पार्ट तो सही है, यहाँ तो इज रहेगा बिकॉज वी हैव ओनली वन पिलर। एक ही पिलर है तो इज लगेगा। गड़बड़ी इसमें थी, टू थर्ड नहीं होता है, क्या होता है? टू थर्ड्स। मैथ्स वगैरह में तो आप ऐसे लिखते हो ना, टू थर्ड वगैरह बोल देते हो, बट इंग्लिश में जब भी लिखोगे, टू के बाद हमेशा कोई भी वर्ड क्या आएगा? प्लूरल, टू थर्ड्स। अगर वन है तो वन थर्ड, अगर थ्री फोर्थ है तो थ्री फोर्थ नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? थ्री फोर्थ। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। Yes, Pankaj, which is correct? Two thirds or two third? No, two thirds is wrong. Two third is wrong. Two thirds होगा. Two के बाद we have a plural word. ठीक है? Now let us move to the. Should I move to the next concept? I think ये concept तो clear हो गया होगा, qualifier and all वाला. ठीक है, अब next पे चलते हैं। जब मैं आपको टेस्ट दूंगी ना पीडीएफ के फॉर्म में, तो बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी। ठीक है मैम, मेरे डाउट शो नहीं हो रहे हैं क्या? नीतीश, नीतीश के आई थिंक फर्स्ट कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। ये क्वालिफायर और मेन सब्जेक्ट होता क्या। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपका और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जब हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, जहां जहां क्वेरीज हो गए, यू कैन आस्क। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट टू। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को करने के पहले ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब वर्ड होता क्या है। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग द सेंटेंसेस, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इस वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। आई राइट टू वर्ड्स एंड व्हाट यू डू। अभी आप कुछ भी नहीं लिखोगे, मैं रब नहीं करूंगी, नहीं मिटाऊंगी, पहले आप समझ लोगे क्योंकि ये सब बहुत इजी है।
ठीक है, ये सब बहुत इजी चीजें हैं। और चीजों को बहुत सारी चीजें इजी लगती है, बट देखने में तो इजी लगता है, बट थोड़ा सा समझना है। एक लिखा मैंने, अभी आप लिखोगे बिल्कुल नहीं, अभी आप बोर्ड पे ध्यान दोगे। आई राइट द वर्ड बोथ द बॉयज। ठीक है, क्योंकि अभी मैं ये सब वर्ड इसलिए लिख रही हूं ना, मुझे समझाना है कि ये सब वर्ड होता क्या है। देन आई राइट ईदर ऑफ द बॉयज। देन आई राइट, नीदर बाद में लिखती हूं, अब मैं लिखूं एनी ऑफ द बॉयज। उसके बाद मैंने लिखा नीदर ऑफ द बॉयज। जो जो मैं चीजें बताना चाह रही हूं सब ध्यान से सुनेंगे। नीदर ऑफ द बॉयज, और अब है नन ऑफ द बॉयज। पहले तो मुझे बताओ दो तीन चीजें क्लियर करना है। बोथ, कल मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताया था। काउंटेबल नाउन जिसका प्लूरल बन सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनता है। अब जल्दी से मुझे बताओ कि बोथ काउंटेबल के लिए यूज होता है या अनकाउंटेबल के लिए? बोथ का बोथ कितने के लिए यूज होता है? बोथ, बोथ इज फॉर टू पर्सन और थिंग्स। ठीक है, बोथ हमेशा दो व्यक्ति या दो चीजों के लिए यूज होता है। एंड इधर, इधर में कितने हैं? बोथ में भी दो लड़के हैं और इधर में भी दो लड़के हैं, बट मैं डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, इन ईदर ऑल्सो वी हैव टू बॉयज, और बोथ में भी दो लड़के हैं, दोनों जगह दो दो लड़के हैं। बट डिफरेंस क्या हो रही है? बोथ द बॉयज मतलब यहां भी दो लड़के हैं, बट बात हो रही है दोनों की। ओके, जब दोनों की बात हो रही है तो क्या लगाओगे? इज या आर? आर। ठीक है, बोथ कैसा सब्जेक्ट है? बोथ एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए बोथ के साथ क्या लगा? आर। इधर में भी दो लड़के हैं, ठीक है, बोथ में भी दो है, इधर में भी दो है, बट डिफरेंस क्या है कि इधर में देर आर टू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वन। इधर ऑफ द बॉयज मतलब दो में से एक है, तो दो बच्चे, बट बात तो हो रही है एक ही की। तो यहां क्या हो जाएगा? इज या आर? इज। तो जल्दी से मुझे बताओ कि इधर कैसा सब्जेक्ट है? इधर, इधर कैसा वर्ड है? इधर कैसा वर्ड है? इधर सिंगुलर है, क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि इधर में तो दो बच्चे हैं, सिंगुलर कैसे होगा? ठीक है तो दो, बट बात तो हो रही है एक ही की। और बोथ में भी दो लोग हैं, बट यहां बात हो रही है दोनों की, सो दिस बिकम्स प्लूरल। नाउ कम टू एनी। एनी में कितने बच्चे हैं? एनी में मोर देन टू। बोथ में दो, दोनों की बात हो रही है, इधर में दो, दो में से एक। एनी में बहुत सारे, मोर देन टू। मोर देन टू है, दो से ज्यादा लोग हैं। चलो बताओ, इज या आर? हम्म, एनी ऑफ द बॉयज, इज होगा या आर होगा? एनी ऑफ द बॉयज मतलब है तो बहुत सारे, बट बात तो हो रही है उन बहुत सारों में से किसी एक की ना। तो एनी ऑफ, जैसे मैंने बोला एनी वन ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू मतलब आप लोग बहुत सारे हो, बट बात तो कर रही हूं मैं आप बहुत सारों में से किसी एक की ना। तो एनी भी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। ठीक है, एनी इज सिंगुलर, इधर इज सिंगुलर, और बोथ इज प्लूरल। क्या हो जाएगा इसका भी? इज। आई थिंक होपफुली इस तीनों वर्ड का मीनिंग तो पहले क्लियर हो गया है, उसके बाद हम देखेंगे कि एरर कैसे कैसे आए। ठीक है, इसको पहले लिखो, इसको इस साइड को लिखो, उसके बाद मैं बता रही हूँ इससे और कैसे कैसे वर्ड्स आएंगे। आई थिंक सबने ये लिख लिया होगा। अब मैं इसका एक और चीज बताने जा रही हूँ। ये क्लियर हो गया, प्लूरल, सिंगुलर एंड सिंगुलर। नाउ कम, एंड द सेकेंड थिंग जो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, कि ये बोथ, ईदर और एनी कैसा सेंटेंस में यूज होता है? दिस इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में बोथ, ईदर और एनी का यूज होता है। ठीक है, सकारात्मक सेंटेंस में। ये दूसरा चीज है। और तीसरा चीज क्या है कि ये बोथ, ईदर और एनी, ये काउंटेबल के लिए यूज होता है या अनकाउंटेबल के लिए? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना, बोथ, बोथ मतलब दोनों, दो लोग हैं, दो को गिन सकते हो। इधर, इधर में भी दो लोग हैं, एनी बहुतों में से कोई एक, तो ये किसके लिए यूज होता है? सारे काउंटेबल। तीन चीजें अभी तक हमने सीखा, बोथ प्लूरल, इधर सिंगुलर, एनी भी सिंगुलर, और दोनों किसके लिए? तीनों काउंटेबल के लिए। और तीसरा चीज क्या है? तीनों का यूज किस में होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है,
अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ईदर का ऑपोजिट होता है नीदर, और एनी का ऑपोजिट इज नन। ये ये नीदर और नन कैसा सेंटेंस में यूज होता है? नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव में, ये तीनों पॉजिटिव में, और ये दोनों नेगेटिव में। और नीदर और नन काउंटेबल के लिए या अनकाउंटेबल? नीदर और नन, नीदर मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, नन इज बहुतों में से कोई एक भी नहीं। तो ये भी किसके लिए यूज होता है? ये भी यूज होता है काउंटेबल के लिए। ठीक है, बोथ इधर एनी की तरह ये भी काउंटेबल है, बट डिफरेंस क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में। और दूसरा चीज क्या है कि नीदर कितने के लिए? फॉर टू पर्सन्स। ईदर इज ऑल्सो फॉर टू, बट ईदर में दो में से कोई एक, बट नीदर में दो में से कोई एक भी नहीं। सो नीदर इज ऑल्सो सिंगुलर। नीदर इज ऑल्सो सिंगुलर। एंड व्हाट अबाउट दिस नन? एनी का उल्टा इज नन। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन नन? नन में बहुत सारे लोग हैं, एंड बहुतों में से कोई एक भी नहीं। तो नन इज ऑल्सो, अभी मैं नन बता रही हूं, नन इज ऑल्सो सिंगुलर। ठीक है, नन को यू कैन नॉट टेक प्लूरल, नन इज ऑल्सो सिंगुलर। आई थिंक ये क्लियर हो गया। ईदर, एनी, ऑल दीज आर व्हाट? काउंट, सारे काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस में, ये दोनों नेगेटिव है। नीदर दो में से एक, ईदर दो में से एक, नीदर दो में से कोई एक भी नहीं, एनी बहुतों में से एक, और नन बहुतों में से कोई एक भी नहीं। ठीक है, वर्ड, आई थिंक वर्ड तो क्लियर हो गया। अब इस वर्ड को लेके ना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है, ये भी काउंटेबल के लिए कंट्रोवर्सी मैं अभी बता रही हूँ। एंड व्हाट यू हैव टू डू ना, इन सम ऑफ द बुक्स आप देखोगे ना, आई थिंक ये पार्ट मैं रब कर दूं, उसके बाद बताती हूँ। नन, नन इज फॉर मोर देन टू। इसको लेके थोड़ा सा सीजीएल के आंसर और बुक के आंसर में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, मैच नहीं करता है। बहुत सारे बुक्स लिख देते हैं कि नन इज, नन के साथ वी कैन यूज सिंगुलर ऑल्सो, और नन के साथ वी कैन यूज प्लूरल ऑल्सो। इन मेनी ऑफ द बुक्स यू विल सी। बट जब जब सीजीएल ने नन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, एंड वन थिंग मोर वेरी प्रैक्टिकल, हमें किसका आंसर मानना है? ठीक है, वी हैव टू गो बाय द आंसर ऑफ सीजीएल। सीजीएल ने जो की इशू किया, हमें आंसर तो उसी का मानना है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हमें मार्क्स चाहिए, तो कोई कंट्रोवर्सी बेस्ड हमें कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। तो जब जब हमारे एग्जाम्स में एरर आया है, तो उन्होंने नन को ऑलवेज क्या माना है? नन को हमेशा उन्होंने सिंगुलर माना है। ठीक है, तो नन इज सिंगुलर। एंड सम ऑफ द बुक्स में मैंने देखा भी है ना, उन्होंने क्या लिखा है कि नन के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, नन के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर, और नन के बाद कोई काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल। और नन अनकाउंटेबल होता ही नहीं है। नन का मतलब क्या है? बहुतों में से कोई एक भी नहीं। तो नन हमेशा काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो नन को हम कभी भी अनकाउंटेबल के लिए यूज कर ही नहीं सकते। तो नन इज ऑलवेज यूज फॉर काउंटेबल, और नन के साथ हमेशा सिंगुलर। तो जब जब आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे, नेट पे आप जाके देखो, और जब तक आंसर्स टैली करोगे, तो उन्होंने नन को हमेशा क्या माना है? दैट इज सिंगुलर। ठीक है, तो ये सब कंट्रोवर्सी नहीं रखना, प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर। काउंटेबल अनकाउंटेबल होगा ही नहीं, बिकॉज नन इज ऑलवेज काउंटेबल और सिंगुलर। ठीक है, आई थिंक वर्ड्स तो क्लियर हो गया होगा, ये सब वर्ड्स है क्या? ठीक है, नाउ अब हम फिर थोड़ा सा सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। क्योंकि एक ही जगह पे ना आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, वेट नहीं करना है। क्योंकि आप आपका एग्जाम्स मोस्ट पर अभी जनवरी फरवरी जब भी आपका एग्जाम हो, तो चीजों को ऑलवेज रिलेट कर करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पढ़ेंगे उसको वहां पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी अभिमन्यु ने पूछा है, मैम एनी इज फॉर काउंटेबल। ठीक है, एनी इज फॉर काउंटेबल और एनी इज सिंगुलर। एनी सिंगुलर क्यों है? क्योंकि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है तो बहुत सारे, बट बात तो मैं कर रही हूँ किसी एक ही की ना। सो एनी इज सिंगुलर। आई थिंक पंकज को यू मस्ट हैव गॉट द रिप्लाई। आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आई कैन अंडरस्टैंड। अगर पेपर देखोगे ना, तो नन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज कर देंगे, बट नन इज ऑलवेज सिंगुलर।
ठीक है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला फंडा नहीं जाएगा, बिकॉज डन इज ऑलवेज फॉर काउंटेबल, सो इट्स सिंगुलर। अब कुछ चीज और, अभी मैंने क्या लिखा कि बोथ, बोथ ईदर और एनी, तीन चीज बताया, बोथ ईदर और एनी, ये सब क्या है? बोथ, बोथ इज प्लूरल, ईदर इज सिंगुलर और एनी इज ऑल्सो सिंगुलर, और बोथ आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। तीनों का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, और तीनों किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल के लिए। ठीक है। फ्रॉम वेयर विल गेट द पीडीएफ, आई नो नीड टू वरी, आई विल प्रोवाइड यू। अगेन मैंने लिखा आपका नीदर और नन। नीदर और नन कैसा सेंटेंस में यूज होता है? नेगेटिव में, और ये भी काउंटेबल के लिए। और ठीक है, और ये दोनों वर्ड क्या है? सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर वर्ड है, बट ये दोनों सिंगुलर है, बट बोथ इज प्लूरल। एक हमारे एग्जाम में नन वाला, ये सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस में एक सेंटेंस आया है, बोथ, बोथ डिड नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस आया है। ठीक है, नाउ टेल मी एरर कहां पे है? बोथ डिड नॉट गो टू स्कूल, ये कैसा सेंटेंस है? ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है? ये नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में तो बोथ का यूज नहीं होता है, तो बोथ की जगह आप क्या लगाओगे? नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का यूज नहीं होता है ना। ठीक है, अच्छा, और भी मैं इजी कर देती हूँ, एक मिनट, ऐसा लिख दिया मैंने, और भी थोड़ा इजी करके फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने लिखा बोथ वर नॉट प्रेजेंट। बोथ प्लूरल होता है, इसलिए मैंने वर लगाया। अब मुझे बताओ कि बोथ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, नन नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि नन तो दो से ज्यादा के लिए होता है, बट यहां मैं बात कर रही हूँ दो की। बोथ वर नॉट प्रेजेंट, और बोथ कैसा सेंटेंस में यूज होता है? बोथ इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, बट यहां तो नेगेटिव है सेंटेंस, तो बोथ की जगह क्या लगा दोगे? नीदर, नीदर वर नॉट प्रेजेंट। ये भी गलत, ये भी गलत। पहला वाला तो गलत इसलिए था क्योंकि बोथ को नेगेटिव में यूज नहीं करते। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। नीदर, नीदर अपने आप में क्या है? नीदर अपने आप में नेगेटिव है, तो नीदर के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। अब मैंने सेंटेंस लिखा, नीदर वर प्रेजेंट, ये भी गलत हो गया। गलत इसलिए क्या हो गया? क्योंकि नीदर सिंगुलर होता है या प्लूरल? क्या बताया? नीदर सिंगुलर होता है, तो अब सही आंसर क्या होगा? ये भी हट गया, नीदर वॉज प्रेजेंट। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। शुड बी मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं, उसके बाद फिर रूल्स वगैरह देखते हैं कैसे करना है। वर्ड्स तो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, क्लास कितने बजे तक है? क्लास 6:30 तक है। ओके, अब आ जाओ, एक दो चीज और। इस ये सब वर्ड्स है ना, जितना ज्यादा एरर आ सकता है वो सब आप डिस्कस कर लोगे, ताकि हम फिर और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। देखो हमारे एग्जाम्स में कैसे एरर आएंगे, ऐसा आ सकता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, नीदर ऑफ द 5 accused,
क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है, आई हैव रिटन द सेंटेंसेस। Either of the two students, none of them, and चलो, now let us start. Neither of the five accused. Accused किसे बोलते हैं? दोषी। स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि मैम अक्यूज्ड और गिल्टी में क्या डिफरेंस? ठीक है, अक्यूज्ड और गिल्टी में क्या डिफरेंस है? यस, दोनों में डिफरेंस है। अक्यूज्ड इज आरोपी। थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो जाए, इग्नोर करना है हिंदी वाला, ठीक है। अक्यूज्ड इज आरोपी एंड गिल्टी इज दोषी। ठीक है, अक्यूज में अभी दोष साबित नहीं हुआ है, बट गिल्टी में दोष साबित हो गया, ये तो आरोपी है। चलो आ जाओ। नीदर ऑफ द फाइव अक्यूज्ड, पांचों आरोपी में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो हर जगह ना हमें अपना वर्ब ही नहीं बदलना। अब मुझे बताओ, नीदर सिंगुलर होता है या प्लूरल? व्हाट इज नीदर? नीदर, नीदर इज सिंगुलर ना, तो नीदर के साथ अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो हमारा वर्ब इसमें गड़बड़ी नहीं है, वर्ब की कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, वर्ब कहीं एरर नहीं। मैंने आपको बोला था ना कि हर बार वर्ब ही नहीं गलत होता है, कई कई बार वर्ब सही होता है, और वर्ब के अकॉर्डिंग हमें अपना सब्जेक्ट में फेरबदल करना है। ठीक है, सब्जेक्ट या क्वालिफायर कुछ में भी। नीदर ऑफ द फाइव अक्यूज्ड, फाइव फाइव है, बट नीदर इज यूज फॉर टू। बट यहां तो बात हो रही है फाइव की, तो क्या कर लोगे इसको? नीदर को बदल दोगे आप नन में, बिकॉज देर आर 5% ना, और नीदर इज यूज फॉर टू। ठीक है, अब आ जाओ। ही हैज थ्री सन्स, उसके तीन बेटे हैं, बट तीनों में से कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं है। एरर किसमें? एरर इज इन सी पार्ट। थ्री सन्स है, ठीक है, और नीदर कितने के लिए होता है? नीदर इज, नीदर इज फॉर टू ना, तो बट यहाँ तो थ्री सन्स है, तो व्हाट विल यू यूज? नन। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी तो कहना, ये भी कहना होता है कि वो बोलते हैं कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि नीदर को नीदर रखते हैं और थ्री सन्स को टू सन्स में बदल देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीन बेटों की बात हो रही है तो उसे दो में नहीं बदलोगे, तीन बेटे ही रहने देना है। अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? नीदर को नन में बदलोगे। ओके, एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज रेडी। एनी सिंगुलर है कि प्लूरल है? व्हाट इज एनी? एनी इज सिंगुलर ना, एनी तो सिंगुलर होता है, बहुतों में से कोई एक। तो एनी के साथ वर्ब तो सही लगा है, गड़बड़ी किसमें है? टू। टू स्टूडेंट्स की बात हो रही है, बट एनी कितने के लिए? एनी तो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, तो ये क्या लगा दोगे यहाँ? दैट इज इधर। ओके, दो स्टूडेंट की बात हो रही है तो इधर लगा दो। ठीक है, अब एक स्टेप और मूव करते हैं अहेड। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ू मैं ईच और एवरी पे?
क्योंकि जो जो वर्ड को मुझे जैसे जैसे यूज करना है ना, डायरेक्ट मैं रूल्स वगैरह नहीं लिखूंगी, कैसे कैसे एरर्स आएंगे बताऊंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और पहले वर्ड्स को क्लियर कर लेना है, वर्ड्स का मीनिंग क्या है, देन अकॉर्डिंगली फिर कैसे कैसे एरर्स आने वाले हैं वो करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या था? थर्ड एग्जाम्पल में अब आप आ जाओ, ईच और एवरी। बिकॉज मुझे ये सब वर्ड यूज करना है, पहले भी मैंने आपको बता चुकी हूं, मैं ये ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर भी किया था। व्हाट इज ईच? फर्स्ट में एनी लग सकता था। अब मैंने फर्स्ट सेंटेंस कौन सा लिखा था मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, ईच एंड एवरी। ईच इन हिंदी इज नोन एज प्रत्येक। ठीक है, एंड एवरी इन हिंदी इज नोन एज हर एक। ये हर एक और प्रत्येक से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक एंड हर एक लग रहा है सब तो सेम है। पहले डिफरेंस करते हैं। ठीक है, पहले मुझे बताओ कि ये ईच और एवरी काउंटेबल के लिए यूज होता है या अनकाउंटेबल के लिए? ईच इज प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में, और मैं इंडिविजुअल एक एक की बात कर रही हूँ। इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, इसका मतलब है ईच इज फॉर काउंटेबल। ठीक है, ईच हम काउंटेबल के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने नीदर ऑफ द फाइव अक्यूज वाले में, नो चिन्मय, हाउ कैन यू यूज, आपने बोला नीदर ऑफ द फाइव अक्यूज्ड। नीदर कितने के लिए यूज होता है? नीदर इज फॉर टू, बट देर आर फाइव अक्यूज, तो नीदर को क्या में बदलोगे? नन। एंड और नन, नन में बदलोगे, और इसे एनी में नहीं बदल सकते। बिकॉज इफ यू चेंज इट टू एनी ना, तो आपका सेंटेंस पॉजिटिव चला जाएगा। बट वो बोलना क्या चाह रहे हैं? वो बोलना चाह रहे हैं कि पांचों दोषी में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो आप एनी नहीं यूज कर सकते ना, बिकॉज एनी इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, बट यहां तो सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव को ही बदलोगे किसी नेगेटिव से, नेगेटिव को किसी पॉजिटिव से नहीं बदल सकते। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच और एवरी के बारे में क्या याद रखना है? ईच एंड एवरी ना हम आगे भी बहुत डिटेल में करेंगे, जब हम एडजेक्टिव पढ़ने लगेंगे, जब हम प्रोनाउंस करने लगेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी इतना याद रखो। ठीक है, अभी इतना याद रखो, ईच और एवरी इज ऑलवेज यूज्ड फॉर, ईच एंड एवरी हमेशा किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल के लिए। ठीक है, ये हमेशा काउंटेबल के लिए यूज होता है। Each or every is for countable. ठीक है, and one more thing, each or every that is always with singular. ये यूज होता है किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, ईच और एवरी, जैसे हिंदी में भी आप बोलते हो हर एक शहर में या हर एक शहरों में। यू डोंट से ना हर एक शहरों में, यू से हर एक शहर में। प्रत्येक शहर में या प्रत्येक शहरों में, प्रत्येक शहर में। सो दिस हर एक एंड प्रत्येक दिस आर काउंटेबल, और काउंटेबल में भी किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल। बट कभी कभी ये प्लूरल के साथ भी होता है, हम आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। सो ईच एंड एवरी इज फॉर सिंगुलर। अब देख लेते हैं ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। इसे मैं रब करके अच्छे से लिख रही हूँ। We can use either if we have sentence replacement, then options are either and neither as well. See, then we have to decide according to the options ना। ऑप्शंस देख के हम डिसाइड करेंगे। अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव को ही पॉजिटिव से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देन तो फिर हमें ऑप्शन से डिसाइड करना है। ईच और एवरी, सबसे पहले ईच इज विथ, ईच भी काउंटेबल, और एवरी इज ऑल्सो काउंटेबल, दोनों काउंटेबल के लिए। ठीक है, और ईच इज फॉर टू और मोर persons or things।
ईच काउंटेबल के लिए भी होता है, एवरी भी काउंटेबल के लिए, बट ईच दो या दो से अधिक पर्सन या चीजों के साथ होता है, ठीक है। बट एवरी कभी दो के लिए हो ही नहीं सकता, एवरी इज फॉर मोर देन टू, एवरी टू के साथ यूज होता है, ठीक है, एवरी दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। ईच इज फॉर मोर देन टू, यस, ईच दो के लिए भी यूज हो सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है, बट एवरी कभी भी दो के लिए नहीं होगा, एवरी जब भी होगा दो से ज्यादा के लिए, और दोनों काउंटेबल है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा। चलो बताओ। ईच में हर इंडिविजुअल की बात होती है, ठीक है। देर आर टू रूम्स इन द हाउस, रूम्स घर में दो कमरे हैं, एंड ईच और एवरी इज वेल डेकोरेटेड। और यहां तो क्लियर कर दिया कितने रूम्स हैं यहाँ पे, दो। और एवरी कभी भी दो के लिए नहीं यूज होता, एवरी हमेशा दो से ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स ईच। अब नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और थोड़ा सा हम एवरी को किसके लिए रिलेट करते हैं, ईच जो होता है ना, ईच वो इंडिविजुअल, एक एक के लिए, एक एक की बात कर रही हूं, बट एवरी हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं किसके लिए, ग्रुप के लिए। चलो बताओ। ईच एवरी क्लास हैज 40 स्टूडेंट्स एंड ईच एवरी स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग। ये क्लास क्या है, क्लास इज अ ग्रुप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलके क्या बनाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिलके एक ग्रुप बनाया, और उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लास। तो हम जनरली ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं, एवरी, ठीक है, एवरी इज यूज फॉर द ग्रुप। एवरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, और ईच स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग होगा या एवरी स्टूडेंट, दैट इज ईच, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है। तो ईच दो या दो से ज्यादा के लिए, एवरी हमेशा दो के से ज्यादा के लिए, दोनों काउंटेबल के लिए, और ठीक है, और दोनों काउंटेबल में भी किसके साथ, सिंगुलर के साथ। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे देखिए, क्लास क्या है, क्लास सिंगुलर है ना, तो एवरी भी सिंगुलर के साथ लगा रहे हो, और ईच भी यहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी सिंगुलर है, तो ईच और एवरी किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल, और काउंटेबल में भी किसके साथ, हमेशा सिंगुलर के साथ होता है। अब मैं अभी आपको कुछ एक्सेप्शंस दे रही हूँ, जहां कभी कभी ईच और एवरी प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है। अगर अकेला ईच है ना, तो अकेला ईच है तो क्या लगाओगे, ईच बॉय, और ईच सिंगुलर होता है, क्या लगाओगे, इज या आर, दैट इज। लेकिन अगर ईच के बाद, ठीक है, ईच के बाद ऐसा आ गया, ईच ऑफ आ गया, अगर ऑफ आएगा तो क्या होगा, ईच ऑफ द बॉय और बॉयज, अब क्या हो गया, बॉयज, और वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वर्ब सेम रहेगा। तो ध्यान रखना, अभी मैंने क्या बोला, ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि ईच जो होता है, ईच किसके लिए यूज होता है, ईच यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ईच के साथ ऑफ आ गया, अकेला ईच है तो क्या लगाओगे, बॉय, लेकिन ईच के बाद अगर ऑफ आ गया तो अब हमारा नाउन क्या बन गया, प्लूरल, ठीक है, नाउन प्लूरल हो जाता है, अगर ऑफ नहीं लगाया तो नाउन सिंगुलर हो गया। उसी तरह एवरी के साथ देखो आप, एवरी, एवरी ईयर ही कम्स, every year he comes to visit me,
यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे। Every year has 365 days. और फिर मैंने लिखा every 4 years we have leap year. कभी कभी थोड़ा सा एक्सेप्शंस भी हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, यहाँ एवरी, अभी तो मैंने बोला कि एवरी किसके साथ यूज होता है, एवरी इज ऑलवेज यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो एवरी के साथ आपने क्या लगाया, एवरी ईयर, हर साल। लेकिन यहाँ एवरी के बाद क्या आ गया है, 4 आ गया, और 4 के बाद आप ईयर नहीं लगाओगे ना, 4 के बाद ईयर्स लगाओगे। तो एवरी ईच के बाद अगर कोई न्यूमरल आ जाता है, 4 5 6 आ जाता है, तो हमारा नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल। बट मोस्ट ऑफ द केस में हमारा नाउन क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, ठीक है। आई थिंक ईच और एवरी क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल्स देना शुरू कर रही हूँ। शुड आई गिव यू एग्जांपल्स, कैसे कैसे एरर्स आने वाला है। वर्ड तो हमने क्लियर कर लिया है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। स्टूडेंट ने, किसी का क्वेश्चन आया है, अच्छा, ईच ऑफ दिस 5 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है नीतेश का है। ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, और उन्होंने बोला है इज और आर। आगे देखो, अगर ऐसा सेंटेंस रहता ना, अगर ऐसा सेंटेंस रहता ईच, तो ईच रहता तो क्या लगाते, ईच रहता तो स्टूडेंट लगाते या स्टूडेंट्स। अगर ईच रहता, मैंने आपको बताया ईच सिंगुलर के लिए तो क्या लगाते, स्टूडेंट। और हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि रूल हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रहे हैं कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ईच ऑफ आ गया, ठीक है, ऑफ भी आ गया, और साथ में क्या आ गया, 5। अगर अकेला ईच था तो स्टूडेंट था, बट बीच में 5 आ गया, तो अब क्या बन गया, स्टूडेंट्स। तो जो भी हमारा फेरबदल हुआ है वो नाउन में हुआ है, बट वर्ब में कोई फेरबदल नहीं, ठीक है। वर्ब हमारा सेम रहेगा, वर्ब यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, क्योंकि ईच एज अ सब्जेक्ट क्या है, ईच एज अ वर्ड इज ऑलवेज सिंगुलर। यहाँ भी ईच सिंगुलर है, यहाँ भी ईच सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, इसलिए वर्ब तो दोनों का सेम रहेगा। जो भी चेंज हुआ है किसमें, 5 आ गया तो स्टूडेंट्स, अकेला ईच था तो स्टूडेंट था। यस, एंड वन मोर थिंग, अब आपके दिमाग में आएगा कि ईच तो 2 के लिए होता है, यहाँ 5 है, तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि ईच जो है हमारा 2 के लिए भी आ सकता है और 2 से ज्यादा के लिए भी आ सकता है, ठीक है। ये सब मैं सब करवाऊंगी। ये सब मैं, अभिषेक कश्यप ने पूछा है कि मैम 2 बॉयज ईच हैज और हैव अ बॉल, इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी हम करेंगे जैसे जैसे हमारा, अभी तो मैं सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग बता रही हूँ ना, इसके बाद हम कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आएगा वो करेंगे। जैसे उन्होंने बोला, आई थिंक ये क्लियर हो गया, सिंगुलर है, इसके साथ भी सिंगुलर है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, अभिषेक कश्यप का क्वेश्चन है, मैंने लिखा ईच बॉय। पहले मुझे बताओ, ईच के साथ बॉय आएगा या बॉयज आएगा, ईच के साथ बॉय है या बॉयज है, ईच के साथ क्या आएगा, ईच इज बॉय, और इज होगा, ठीक है। अगर मैंने सेंटेंस लिख दिया ईच ऑफ द, तो क्या हो गया इसमें, बॉयज। ऑफ लग गया मतलब बहुतों में से एक एक की बात हो रही है, यहाँ बॉयज हो गया, यहाँ तो प्लूरल हो गया, और वर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्व क्या रहेगा, वर्व हमारा सेम रहेगा। अब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कहाँ चला गया, अभिषेक कश्यप ने क्वेश्चन पूछा है, 2 बॉयज ईच, ठीक है, 2 बॉयज ईच, और उन्होंने क्वेश्चन किया है हैज और हैव बॉल, ऐसा कुछ। चलो, एनी आइडिया, बताओ क्या हो सकता है आंसर, 2 बॉयज ईच। इसका मुझे आंसर दो फटाफट।
बॉयज तो रहेगा, टू है तो बॉयज रहेगा। ईच हैव अ बॉल या ईच हैज अ बॉल, ये मैं आने वाले सेंटेंसेस में आपको करवाऊंगी। और इस पे बेस कैसे कैसे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया है ना। बॉय नहीं होगा, टू है तो बॉयज रहेगा ही। अब मुझे बताओ यहाँ ईच है, हैज या हैव होगा? हम्म, कुछ आंसर हैज आ रहा है, नितेश हैज, ईच। अभिषेक, मैक्सिमम बच्चों का आंसर हैज आया है, बट अभिषेक राणा का आंसर करेक्ट है, इज आंसरिंग करेक्ट। ठीक है, आंसर हैव होगा। ठीक है, आंसर विल बी हैव। और ये हैव क्यों होगा, कल हम करेंगे। ठीक है, नितेश पवार भी ने अभी उन्होंने हैव दिया, अभी मैंने आंसर सही बता दिया तो सबका आंसर हैव आ रहा है। ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, टुडे वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, ऑलरेडी हमारा शॉर्टेज क्या टाइम खत्म हो गया है। तो टुडे वी विल डू, एज सुन एज आई एंटर द क्लास ना, जस्ट रिमाइंड मी कि यहाँ हैव क्यों लगेगा। कल हम बहुत सारे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, आज तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। होपफुली आपको आज समझ में तो आया होगा ना, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सबको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, और कल हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, देन डन फॉर द डे, लेट्स आज सारा एंड करती हूँ आज का टॉपिक हमारा, जितना पढ़ा हमने। विल मीट टुमारो, टुमारो आगे कॉन्सेप्ट लेके चलूंगी, बिकॉज आई वांट यू पीपल ना, कि ऐसा नहीं है कि हम चीजों को ना बहुत बेसिक से धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद व्हाट आई वांट यू पीपल, कि इसके बाद इस इंग्लिश गोल्ड के बाद आपको किसी कोचिंग की जरूरत ना पड़े। ठीक है, फिर से मेंस में भी आने की जरूरत नहीं। आई वांट दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, अच्छे से आप पढ़ के जाओ। ओके, डाटा पिक भी खत्म हो गया। थैंक यू मैम, चलो बाय। ओके, देन विल मीट टुमारो। चलो, टुडे आई विल गिव यू सम, नॉट टुडे, टुमारो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। मैम नोट्स का पीडीएफ डाल दो, सारा चीज मिल जाएगा। आज तो हमारा सेकेंड है, सेकेंड डे है ना, सब मिल जाएगा, नो नीड टू वरी, कोई कंप्लेन नहीं होगा आपको। ओके, आई वांट ओनली रिजल्ट फ्रॉम यू पीपल, रिजल्ट आना चाहिए। और पहले भी मैंने बोला था, मुझे मैथ से ज्यादा स्कोर इंग्लिश में चाहिए। ओके, चलो देन डन फॉर द डे, लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू एवरी